नीतीश बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसने तुरंत ही हत्या के इरादे से भरी हुई एक धारी तलवार उठा ली। डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में क्रिम्सन ब्लेड सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक थी। ये लेवल 6 से नीचे के स्वॉर्ड्समैन तलवारबाज के लिए सबसे अच्छी तलवार भी थी। क्रिम्सन ब्लेड सीक्रेट सिल्वर रैंक एक धारी तलवार, स्तर 3, उपकरण आवश्यकता क्षमता 12, आक्रमण शक्ति +21, ताकत +5, चपलता +6, सहन शक्ति +3, टिकाऊपन 30/30। इसकी आक्रमण शक्ति अकेले ही लेवल 5 की 2 धारी कांस्य कुल्हाड़ी के बराबर थी। चपलता में अतिरिक्त 6 अंकों के साथ ये तलवारबाज की आक्रमण गति को काफी हद तक बढ़ा सकती थी। क्रिम्सन ब्लेड तलवारबाजों के लिए निश्चित रूप से एक अनमोल हथियार था। दुर्भाग्यवश नीतीश अभी इसे धारण नहीं कर सकता था। उसका अनुभव लेवल 2 के 69% पर था। स्तर 3 तक पहुंचने में अभी काफी समय था। इसके अलावा स्तर 3 पर पहुंचने के बाद भी वो इसे धारण नहीं कर पाएगा। इसका कारण ये था कि तलवारबाज दोहरी तलवारबाजी की प्रतिभा को स्तर 5 पर पहुंचने के बाद ही सक्रिय करते हैं। उस समय नीतीश 2 एक धारी तलवारें चला सकेगा। जब तक नीतीश लेवल 5 पर पहुंचता तब तक वो अपनी मुख्य भुजा पर अगाध तलवार और सहायक भुजा पर लाल तलवार क्रिम्सन ब्लेड धारण करने में सक्षम हो जाता। लेवल 5 के खिलाड़ियों में उसकी आक्रमण शक्ति अजेय होती। ऐसे भविष्य के बारे में सोचकर ही नीतीश को बहुत खुशी हुई। भाई नीतीश, जल्दी करो और उपकरण उठाओ, मैं यहाँ चिंता से मर रहा हूँ, ब्लैकी ने आग्रह किया। जी हाँ पार्टी लीडर, आप अकेले इसका आनंद नहीं ले सकते। कम से कम हमें ये तो देखने दीजिए कि कौन कौन से उपकरण गिरे हैं। जमीन पर बिखरे हुए सामान ने सबकी आंखें चौंधिया दी थीं। दिलों में जल रही बेचैनी ने उन्हें लेवल 2 तक पहुंचने की खुशी भी भुला दी थी। वे सभी हेल मोड के 2 बॉस से मिले सामान को देखना चाहते थे। लूट का सामान छीनने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। चाहे जमीन पर पड़े सामान कितने भी कीमती क्यों ना हो, वे ऐसा नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो भले ही उन्हें उस पल बहुत अच्छा लगता, लेकिन उन्हें जीवन भर अपने किए पर पछतावा होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि असली खजाना तो नीतीश ही था। भले ही नीतीश सारा सामान चाहता, उसे मना करने वाला कोई नहीं होता। आखिर वे सब यहाँ तक नीतीश की वजह से ही पहुंच पाए थे। इसीलिए सब लोग चुपचाप किनारे खड़े होकर देख रहे थे, न कि लूट के लिए लड़ने के लिए दौड़ पड़े थे। ठीक है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, नीतीश मुस्कुराया। उसने जल्दी से जमीन पर पड़ी चीजें समेटनी शुरू कर दी। नीतीश सभी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। ये खिलाड़ी उन खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग थे जिनके साथ नीतीश अपने पिछले जीवन में कभी कभार खेलता था। बॉस की मृत्यु होने पर वे खिलाड़ी एक साथ दौड़कर उपकरण छीन लेते थे। सारा उपकरण लेते ही वे तुरंत गायब हो जाते थे, जिससे नीतीश क्रोधित और अवाक रह जाता था। नीतीश ने दल को इस तरह से व्यवस्थित नहीं किया था कि केवल नेता ही सामान उठा सके। इसका कारण सभी के इरादों को परखना था। उन धोखेबाज लोगों का जल्द पता लगाना बेहतर था। अब जब किसी ने भी सामान छीनने की कोशिश नहीं की तो नीतीश उनके साथ अधिक निश्चिंत हो सकता था। कुछ ही पलों में नीतीश ने जमीन पर पड़ा सारा सामान इकट्ठा कर लिया। कुल मिलाकर 19 उपकरण और 5 चांदी के सिक्के थे। इतनी बड़ी मात्रा में सामान किसी बड़े गिल्ड की कुल संपत्ति के बराबर था। अपना बैग समेटते हुए नीतीश के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे एक फोर्जिंग डिजाइन मिल गया, गैरिसन कवच निर्माण डिजाइन सीखने के बाद लेवल 3 कांस्य श्रेणी का चेस्ट आर्मर बनाने में सक्षम। आवश्यक सामग्री 20 तांबे के अयस्क, 5 कांस्य अयस्क, 5 जादुई सार। ये उपकरण बहुत उपयोगी था। जब तक किसी टीम का माउंटेन ट्रेनर टैंक इसे पहनता था, डेथली फॉरेस्ट के नॉर्मल मोड में प्रवेश करना काफी आसान हो जाता था। इसमें न केवल उच्च रक्षा और शक्ति थी, बल्कि ये अधिकतम एचपी को 200 अंक तक बढ़ा देता था। ये किसी भी माउंटेन ट्रेनर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण था। नीतीश के पिछले जीवन में जब ये उपकरण जारी किया गया था तो हर गिल्ड ने इसे पाने के लिए जमकर होड़ लगाई थी। उन्होंने इस फोर्जिंग डिजाइन को हासिल करने के लिए डेथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने के लिए हर कीमत की परवाह नहीं की थी। जब ब्लैकी ने नीतीश की उत्साहित मुस्कान देखी तो उसका दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। अन्य लोगों के लिए ये कहना अनावश्यक था कि यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि से मृत्यु हो सकती तो नीतीश अब तक सैकड़ों या हजारों बार मर चुका होता। ये सामान बुरे नहीं है, लीजिए, आप लोग देख लीजिए। नीतीश ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत सभी उपकरणों के गुण प्रदर्शित कर दिए। कुल मिलाकर 15 उपकरण थे। इनमें से केवल एक ही सीक्रेट सिल्वर उपकरण था जो कि क्रिम्सन ब्लेड था। इसके अलावा 5 मिस्टीरियस आयरन रहस्यमयी लोहे के उपकरण और 9 कांस्य के उपकरण भी थे। हेलमोड के बॉस द्वारा गिराए गए सभी कांस्य उपकरण उच्चतम गुणवत्ता के थे। एलीट द्वारा गिराए गए कांस्य उपकरण उनसे कहीं कमतर थे। सभी उपकरणों में क्रिम्सन ब्लेड के बाद सबसे मूल्यवान वस्तुएं रहस्यमयी लोहे के उपकरण थे। डेथली फॉरेस्ट के 3 मोड में से केवल हेल मोड से ही रहस्यमयी लोहे के उपकरण प्राप्त होते थे, जबकि नॉर्मल और डिफिकल्ट मोड से केवल कांस्य उपकरण ही प्राप्त होते थे। ब्लैकी की किस्मत हमेशा से अच्छी रही थी। रहस्यमयी लोहे के 5 उपकरणों में से शाप प्राप्त करने वालों कर्स मैंसर्स के लिए बने डार्क कलर सेट के 2 टुकड़े थे। डार्क कलर सेट निश्चित रूप से लेवल 5 से नीचे के शाप प्राप्त करने वालों के लिए ही बना था। डार्क कलर सेट में कुल 5 टुकड़े थे, सिर, छाती, पैर, जूते और बाजूबंद। इस बार जो टुकड़े मिले वे छाती और जूते थे।
इन दोनों चीजों को देखकर ब्लैकी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। भाई नीतीश, मुझे नरक में आना बहुत अच्छा लगता है। चलो हम हर दिन यहाँ आते हैं, इससे मैं डार्क कलर सेट पूरा कर पाऊंगा, और अगर उस समय कोई हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्लैकी ने अपने हाथों में डार्क कलर सेट दिखाते हुए कहा। डार्क कलर सेट पहनने के बाद ब्लैकी को लगा कि वो एक माहिर योद्धा बनने के करीब पहुंच गया है। उसकी मैजिक अटैक शक्ति बढ़कर 66 हो गई। एक लेवल 3 डार्क एरो से वो लेवल 1 शील्ड वॉरियर की आधी से ज्यादा एचपी कम कर सकता था। अगर वो डार्क कलर सेट पूरा कर लेता तो एक ही डार्क एरो से शील्ड वॉरियर को एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। उसने राख जैसे भूरे रंग के फर वाले वस्त्रों का सूट पहना, जिसके साथ चमकदार गहरे काले जूते थे। हर कोई एक नज़र में बता सकता था कि वे एक ही सेट के हिस्से थे। डार्क कलर सेट की काली चमक देखकर बाकी लोग ललचा गए। उनके दिलों में ब्लैकी के लिए नफरत और ईर्ष्या भर गई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि नरक में प्रवेश करना इतना अद्भुत अनुभव होगा। उन्हें सचमुच आशा थी कि भविष्य में उन्हें कुछ और बार नरक में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। रहस्यमयी लोहे के शेष 3 उपकरण गार्डियन नाइट, शील्ड वॉरियर और एलिमेंटलिस्ट के लिए निर्धारित सेट के हिस्से थे। उपस्थित लोगों में से केवल कोला ही गार्डियन नाइट था, इसलिए नीतीश ने वो उपकरण कोला को दे दिया और बाकी को सुरक्षित रख लिया। शेष कांस्य उपकरणों की बात करें तो कोला को एक ढाल और लोनली स्नो को एक विशाल तलवार मिली। स्तर 2 के इन दोनों उपकरणों में सर्वोत्तम संभव विशेषताएं थीं। ड्रूजी स्लॉथ और ग्लूटेनस माउस को भी कांस्य उपकरणों का एक एक टुकड़ा मिला। नीतीश के कई उपकरण भी बदल दिए गए थे। कांस्य के उपकरणों में से 3 तलवारबाज के थे। बचे हुए 2 उपकरणों को नीतीश ने सुरक्षित रख लिया। जब सभी ने अपना सामान बदल लिया तो ऐसा लगा मानो पूरी टोली का काया पलट हो गया हो। उनका हर सामान बेजोड़ रूप से शानदार था। बस एक नज़र में ही पता चल जाता था कि उनके पास सिर्फ सामान्य सामान नहीं था। पूरी टोली लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। ब्लैकी का अनुभव भी लेवल 2 के 98% पर था, लेवल 3 से बस थोड़ा सा कम। अन्य 4 वस्तुएं, एक फोर्जिंग डिज़ाइन, एक पोशन रेसिपी, कर्स मैंसर्स के लिए एक दुर्लभ कौशल और एक नोटबुक थी। शाप देने वालों के लिए मौजूद इस दुर्लभ कौशल को देखकर ब्लैकी बेहद खुश हो गया। ये एक क्षेत्रीय आक्रमण कौशल था जिसे हेल फ्लेम कहा जाता था। नरक की ज्वाला, हेल फ्लेम। ये 8 गुना 8 गज के क्षेत्र में 150% ज्वाला क्षति पहुंचाता है। अवधि 5 सेकंड। कूल डाउन 36 सेकंड। खेल के शुरुआती दौर में राक्षसों को कुचलने के लिए ये एक अद्भुत कौशल था। ये किस काम की चीज़ है? नीतीश ने अपने हाथ में रखी पुरानी नोटबुक को देखा। उसे याद नहीं आ रहा था कि डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड से ऐसी कोई चीज़ मिलती थी। अंदर झांकने पर नीतीश को कुछ ऐसे शब्द मिले जिन्हें वो समझ नहीं पाया। हालांकि नीतीश जानता था कि ये शब्द एल्फों की प्राचीन भाषा के थे। ईश्वर के क्षेत्र में एल्फ भाषा से संबंधित कोई भी वस्तु आम वस्तु नहीं मानी जाती थी। गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी की तरह इस पर भी एल्फ भाषा के शब्द खुदे हुए थे। इन्हीं शब्दों ने अंगूठी को अकल्पनीय शक्तियां प्रदान की थी। लगता है मुझे पुस्तकालय जाना पड़ेगा। नीतीश को लगा कि यह नोटबुक उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। अपने पिछले जीवन में वो डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में कई बार प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसने पहले कभी इस तरह की वस्तु को गिरते हुए नहीं देखा था। गिल्ड की अन्य टीमों से भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली थी। नोटबुक के पहले ही हमले में मिलने की संभावना बहुत अधिक थी। अगर नीतीश को स्थिति को समझना था तो उसे पुस्तकालय में जाकर इसकी सामग्री का अनुवाद करना होगा। भाई नीतीश, इसके बाद हम क्या करेंगे? मॉब्स को मारेंगे। ब्लैकी अपने सीखे हुए नए कौशल को आजमाने के लिए उत्सुक था। ये भी ठीक है, हम डार्क मून वैली में खूब मेहनत करेंगे और मिशन पूरे करेंगे। वहाँ के राक्षस काफ़ी मात्रा में अयस्क गिराते हैं, नीतीश ने कुछ सोचने के बाद कहा। फोर्जिंग डिज़ाइन हाथ में आ जाने के बाद अब बस सामग्री जुटाना बाकी था। हालांकि नीतीश को बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत थी। अब जब ब्लैकी के पास हेल फ्लेम थी तो कोबोल्ड्स और नोम्स को मारना बहुत तेज़ हो जाना चाहिए था। इसके अलावा नीतीश को कुछ ऐसी जगहों का भी पता था जहां हेल फ्लेम का इस्तेमाल करना उपयुक्त होता। नीतीश ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, क्या आप लोग हमारे साथ चलेंगे या अपने दम पर मिशन पूरा करेंगे? बड़े भाई नीतीश, आपने मुझे मॉब ग्राइंडिंग से कैसे बाहर कर दिया? मैंने तो भविष्य में बड़े भाई नीतीश का अनुसरण करने की योजना बना ली है। कोला ने मूर्ख की तरह मुस्कुराते हुए अपनी नई ढाल को धीरे से सहलाया। बड़े भाई नीतीश, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? सुस्त आलसी ड्रूजी स्लॉथ और पेटू चूहा ग्लूटेनस माउस दोनों हाई स्कूल के छात्र थे। फिलहाल वे शर्म से सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। नीतीश एक महान विद्वान थे। अगर वे उनके साथ रहकर कुछ सीख लें तो उन्हें अनगिनत लाभ मिलेंगे। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप सभी का स्वागत है। अचानक उन दोनों के चेहरे पर उत्साह के भाव प्रकट हुए और दोनों की मुट्ठियां उत्तेजना से कस गईं। चूंकि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है तो हम डार्क मून वैली में जाकर काम करेंगे। अपना लेख पूरा करने के बाद नीतीश ने सिस्टम पैनल खोला। उसने काल कोठरी के दल के लिए टेलीपोर्टेशन का विकल्प चुना और डेथली फॉरेस्ट से विदा हो गया। डेथली फॉरेस्ट के सामने खिलाड़ियों का एक विशाल जनसमूह था। फिलहाल वे सभी काल कोठरी के प्रवेश द्वार के आसपास एकत्रित थे। ये स्थिति रेड लीफ टाउन के बड़े गिल्डों की कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न हुई थी। इन बड़े गिल्डों की कुलीन टीमें डेथली फॉरेस्ट पहुंच चुकी थीं। वे सभी काल कोठरी को चुनौती देने के लिए तैयार थीं। ये टीमें सामान्य कुलीन दलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं।
उनके पूरे शरीर पर सामान्य उपकरण लगे हुए थे, यहां तक कि उनमें कांस्य के उपकरण भी शामिल थे। ये हेवन क्राउन का मुख्य एम्प्टी इमूवेबल माउंटेन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भी इस जगह आएगा। इस बार तो कोई ना कोई इस भयानक जंगल को जरूर साफ करेगा। हेवन क्राउन तो बस एक घटिया गिल्ड है। उधर देखो, यहां तक कि असैसिन्स अलायंस का उपनेता स्टैबिंग हार्ट भी मौजूद है। साथ ही उसके बगल में खड़ा वॉर सोल नाम का गार्डियन नाइट असैसिन्स अलायंस के शीर्ष 5 नाइट्स में से एक है। वो तो इमूवेबल माउंटेन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आसपास के खिलाड़ी आपस में चर्चा करने लगे। डेथली फॉरेस्ट को साफ करने में इन बड़ी गिल्डों के प्रति उनके मन में आशावाद था। ये स्वाभाविक था, क्योंकि वहां 10 से अधिक छोटी बड़ी गिल्ड मौजूद थीं। इन गिल्डों में सबसे प्रसिद्ध दूसरी श्रेणी की गिल्ड असैसिन्स अलायंस थी। उनके बाद तीसरी श्रेणी की गिल्ड हेवेंस क्राउन थी। बाकी कुछ अज्ञात गिल्ड थीं, लेकिन उन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता था। इसका कारण ये था कि प्रत्येक गिल्ड के पीछे एक कार्यशाला थी। ये कार्यशालाएं विशेषज्ञों को नियुक्त करती थीं। औसत खिलाड़ी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। रेड लीफ टाउन में हर बड़ा गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता था। रेड लीफ टाउन के पहले डंजन काल कोठरी पर कब्जा करना इसका सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए सभी बड़े गिल्डों ने डंजन के लिए भरपूर तैयारी की। उन्होंने उपकरण और दवाइयां खरीदने में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा खर्च किया। उन्होंने डेथली फॉरेस्ट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की। इस तरह वे डंजन पर कब्जा करने को लेकर बेहद आश्वस्त थे। बॉस वेविंग, इन गिल्ड टीमों के पास शानदार उपकरण है। वे इस बार डेथली फॉरेस्ट को जरूर पार कर लेंगे। वर्डलेस समर नाइट ने दर्द भरे भाव से टिप्पणी की। वेविंग स्लोली ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और असहाय स्वर में कहा, डेथली फॉरेस्ट बहुत कठिन है। बॉस से मिलने से पहले ही हमारी पूरी टीम बिखर गई। अंत में हमारी जैसी टीमें गिल्ड के लिए सिर्फ जासूस बनकर रह गईं। गिल्ड का विशेषज्ञ होने में गर्व करने जैसी क्या बात है। बॉस, हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। कालकोठरी बहुत ही भयानक है। वहां उपकरणों की गुणवत्ता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। शील्ड वॉरियर बैटल टू दी एंड ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसके मन में गिल्ड के विशेषज्ञों के लिए गहरी घृणा थी और उसे पूरा यकीन था कि कालकोठरी को पार करने में केवल उनके उपकरणों की वजह से ही वे बाधा बन रहे थे। जी हाँ बॉस, अगर हमारे दल के पास ऐसे उपकरण होते तो हम बहुत पहले ही उस भयानक जंगल को पार कर चुके होते, वर्डलेस समर नाइट ने आत्मविश्वास से कहा। कालकोठरी की बात करते हुए वर्डलेस समर को नितिश की टोली याद आ गई। हंसते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने 2 नाइट रैबिट्स को मार गिराया और बरसर्कस के लिए एक स्किल बुक भी हासिल कर ली। कैप्टन नूब के नेतृत्व वाली उस टोली की तुलना में हम कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वे अभी तक सामने नहीं आए हैं। लगता है वे शर्मिंदगी के मारे भाग गए हैं। लोनली स्नो के लिए तो वाकई अफसोस की बात है। अगर वो बॉस के पीछे जाता तो उसे ये स्किल बुक मिल जाती। अगर उसे पता चल गया तो उसे काल कोठरी में हमारे साथ न आने का पछतावा होगा। बिल्कुल सही। लोनली स्नो को अपने ऊपर दिखाई गई दया की कदर करना नहीं आता। अब उसे बॉस की बात ना मानने का जरूर पछतावा होगा, बैटल टू दी एंड ने हंसते हुए कहा। लोनली स्नो के कौशल अभी भी काफी अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि उस नौसिखिए ने ब्लैकी नाम के उस माहिर का दिल कैसे जीत लिया। हालांकि उस माहिर की तकनीकें चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, भारी बोझ के कारण वे हार ही जाएंगे। शायद वो अभी खुद को दिखाने में शर्म महसूस कर रहा है। अगर वो हमारे साथ होता तो शायद हम अब तक डेथली फॉरेस्ट को पार कर चुके होते। वेविंग स्लोली ब्लैकी के अंजाम से मन ही मन खुश था। बॉस, अब गिल्ड्स अंदर आने वाले हैं, वर्डलेस समर ने कहा। हालांकि जैसे ही गिल्ड डेथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले थे, काल कोठरी के टेलीपोर्टेशन गेट का रंग अचानक बदल गया। ये पल भर में चांदी जैसे भूरे रंग से गहरे काले रंग में परिवर्तित हो गया। साथ ही एक अस्पष्ट खोपड़ी दहाड़ती हुई दिखाई दी। गिल्ड के कई सदस्य कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। ये कैसी स्थिति है? ये सवाल सबके मन में उठा। हालांकि उन्हें जल्द ही इसका जवाब मिल गया। काल कोठरी के प्रवेश द्वार के सामने अचानक 6 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से प्रत्येक ने शानदार वस्त्र धारण किए हुए थे। केवल वहां खड़े रहने मात्र से ही दूसरों पर हल्का सा दबाव महसूस होने लगा, विशेषकर काले रंग की छड़ी वाले शापकर्ता पर। शापकर्ता के पास मौजूद गहरे भूरे रंग के उपकरण स्पष्ट रूप से एक सेट थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वे साधारण वस्तुएं नहीं थीं। जिन सामग्रियों से वे बने थे वे कांस्य उपकरणों से कहीं बेहतर थीं। अरे, इतने सारे लोग क्यों हैं? नितिश ने अपने आसपास देखा और पाया कि ये लोग बड़े बड़े गिल्डों की एलीट टीमें थीं। वो थोड़ा हैरान था कि इतने सारे लोग कालकोठरी के प्रवेश द्वार को क्यों रोक रहे थे। नितिश के साथियों में भी घबराहट फैलने लगी। इतने सारे लोगों की निगरानी का दबाव किसी बॉस मॉन्स्टर का सामना करने से कम नहीं था। बॉस वेविंग, देखो, क्या वो नौसिखिया नहीं है? वर्डलेस समर नाइट ने नितिश की ओर इशारा किया। वेविंग स्लोली ने अपनी बाहें सिकोड़ी। नितिश अकेला नहीं था जिसे उसने देखा, वहां लोनली स्नो भी था। उसने उत्सुकता से पूछा, ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या ये बहुत पहले भाग नहीं गए थे? मेरी राय में मुझे लगता है कि वे कालकोठरी के जंगल में दाखिल ही नहीं हुए। उन्हें पता था कि वे कालकोठरी को पार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का भी डर था, इसलिए वे अब तक वहीं रुके रहे। बैटल टू दी एंड हंसते हुए कहा, लेकिन अब कालकोठरी से निकलने के बाद वे पकड़े गए। देखो, लोनली स्नो का चेहरा कितना बिगड़ा हुआ है। हाँ, नौसिखिए से यही उम्मीद थी। उसने कालकोठरी में प्रवेश करने का साहस भी नहीं है। वेविंग स्लोली को वर्डलेस समर नाइट के शब्द सार्थक प्रतीत हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश का दल सुरक्षित कैसे लौट पाता? वेविंग स्लोली और दल के अन्य सदस्यों ने मृत्युवन की भयावहता का अनुभव किया था।
कालकोठरी के जंगल में प्रवेश करने के बाद केवल 2 ही संभावित परिणाम थे, या तो वे कालकोठरी को पार कर लेते या उनका दल पूरी तरह नष्ट हो जाता। तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं थी। अब जब नीतीश का दल सुरक्षित लौट आया था तो केवल एक ही संभावना थी, वे कभी जंगल में गए ही नहीं थे। ये असंभव था कि उन्होंने मृत्युवन को पार कर लिया हो। जिस समय वेविंग स्लोली और उसके साथी नीतीश की पार्टी में हंसने लगे, उसी दौरान नीतीश के आसपास मौजूद खिलाड़ी हंसते हंसते पागल हो चुके थे। ये दृश्य देखकर वेविंग स्लोली और उसके साथी हैरान रह गए। ये लोग नीतीश की पार्टी में क्यों हंस रहे थे? क्या वे सचमुच मशहूर थे? वेविंग स्लोली की टोली को यह नहीं पता था कि नीतीश की टोली पूरे डेथली फॉरेस्ट में पहले ही मशहूर हो चुकी थी। नीतीश की टोली ने ज्यादातर लेवल 1 के नौसिखिए थे, फिर भी वे कालकोठरी के हेल मोड में घुस गए। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण हरकत और कोई नहीं हो सकती थी। ऐसी हरकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसा कि कहा जाता है, बुरी खबर के पंख होते हैं। हाँ, वो अनोखा खिलाड़ी वापस आ गया। मैंने वास्तव में डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में प्रवेश करने के लिए उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन वो तो बस एक कायर था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हंसते हंसते मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नीतीश के दल के आसपास मौजूद खिलाड़ियों को उनकी हरकत समझ आ गई थी। उन्होंने मूर्खतापूर्वक कालकोठरी के हेल मोड में प्रवेश कर लिया था, इसलिए वे कालकोठरी के अंदर गहराई तक नहीं जा सकते थे। इसके बजाय वे कालकोठरी के प्रवेश द्वार के आसपास ही रुके रहे और चुपके से कालकोठरी से निकलने के मौके की तलाश करने लगे। दुर्भाग्य से भगवान भी उनकी मदद नहीं कर पाए। वे संयोगवश ठीक उसी समय निकले जब कई गिल्ड उन्हें देख रहे थे। भाई नीतीश, इन लोगों को क्या हो गया है? ब्लैकी ने जमीन पर लेटे हुए हंसते हुए खिलाड़ियों को देखा। अपना सिर खुजाते हुए उसने अजीब लहजे में पूछा, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? ये पेट पकड़कर जमीन पर क्यों हंस रहे हैं? कौन जाने, शायद उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई हो। लगता है हमें गॉड्स डोमेन में ज्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए, खासकर पहली बार में। नीतीश को नहीं लगता था कि उनकी शक्ल सूरत का इन लोगों के कामों से कोई संबंध है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा है। दल के अन्य सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। डेथली फॉरेस्ट के खिलाड़ी सचमुच अजीब थे। बड़े भाई कृपया एक पल रुकिए। जैसे ही नीतीश का दल कालकोठरी के प्रवेश द्वार से निकलने ही वाला था, एक गूंजती हुई आवाज सबके कानों में पड़ी। आवाज के स्रोत की ओर देखने पर पता चला कि शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर और पवित्र युवती नीतीश के दल की ओर आ रही है। नीतीश ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वो स्टार मून किंगडम की शीर्ष 100 पुजारियों में से एक शियाओ यूअर थी। शर्मिंदगी भरे चेहरे और कोमल गोरे गालों पर हल्की लाली लिए शियाओ यूअर नीतीश के पास गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ओरोबोरोस की शियाओ यूअर हूँ। कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे दल का नेता आपसे मृत्युवन की कालकोठरी के बारे में बात करना चाहता है। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? शियाओ यूएर की उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वहां मौजूद हर खिलाड़ी शियाओ यूएर को जानता था। आखिर वो देवी की सहेली थी। शियाओ यूएर की सुंदरता और पवित्रता के कारण वो सबकी यादों में बसी हुई थी। लेकिन भला इतनी पवित्र कन्या किसी नौसिखिए को क्यों आमंत्रित करेगी? और तो और जो बात और भी हैरान करने वाली थी वो ये थी कि नौसिखिए को आमंत्रित करने वाली कोई और नहीं बल्कि देवी जेंटल स्नो सौम्य हिम थीं। जेंटल स्नो कौन थीं? वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में उन्हें सार्वजनिक रूप से स्नो गॉडेस हिम देवी के रूप में जाना जाता था। अनगिनत मिस्टर परफेक्ट उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ तक कि एक अमीर घराने के युवक ने जेंटल स्नो के साथ भोजन करने के लिए 10 मिलियन क्रेडिट्स देने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्हें जेंटल स्नो से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। वो अमीरजादा स्वाभाविक रूप से क्रोधित था, इसलिए उसने बदला लेने और जेंटल स्नो को अपने कब्जे में लेने की ठान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अमीरजादा दंग रह गया। उसके पिता, जो अपनी मेहनत से अमीर बने थे, अचानक कंगाल हो गए। एक ही रात में उनके पिता की सारी संपत्ति किसी और के कब्जे में चली गई। जब उस अमीरजादे के पिता को कारण पता चला तो उन्होंने लगभग अपने बेटे को पीट पीट कर मार डाला। तब से सभी को जेंटल स्नो की भयावहता का पता चल गया। हालांकि इस घटना के बाद जेंटल स्नो के प्रशंसकों की संख्या और भी बढ़ गई। जेंटल स्नो पौराणिक कथाओं की सच्ची देवी की तरह दिव्य और अजेय थीं। ऐसी देवी ने ऐसे नौसिखिए को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया था। भला लोगों को इस पर हैरानी क्यों नहीं होती? फिलहाल किसी का भी हंसने का मन नहीं था, बस ईर्ष्या और नाराजगी का भाव था। एक नौसिखिए में ऐसा कौन सा गुण और योग्यता थी कि उसे देवी से बात करने का निमंत्रण मिला? धिक्कार है, इस नौसिखिए की किस्मत कितनी खराब है। यही क्यों मैं इतना सुंदर हूं फिर भी देवी मुझसे एक शब्द तक नहीं बोलती। मैं जेड विंट्री, ईश्वर के क्षेत्र गॉड्स डोमेन का विशेषज्ञ हूं, लेकिन देवी मुझसे बात करने क्यों नहीं आती? क्या ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत सुंदर हूं, या क्या देवी को कुछ अधिक साहसी स्वभाव वाला व्यक्ति पसंद है? देवी को हेलमॉड डंजन के अंदर की स्थिति को समझना होगा, इसीलिए उन्होंने उसे खोजा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नौसिखियों को भी इतने फायदे मिल सकते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी एक बार हेलमॉड में प्रवेश करता। सभी ने अपनी अपनी चर्चाएं शुरू कर दी। वे नीतीश को घूर रहे थे। उनके मन में उसके प्रति घृणा और ईर्ष्या के भाव थे। वे उसे उसी क्षण मार डालना चाहते थे। बॉस वेविंग स्लोली, मैंने गलत तो नहीं सुना? उस नौसिखिए को तो देवी से निमंत्रण मिल गया। मैंने जरूर गलत सुना होगा। वर्डलेस समर नाइट ने अपने मोटे गालों को चुटकी भरते हुए मूर्खतापूर्ण भाव से कहा। यह सही होना चाहिए। हालांकि देवी को कुछ पूछना होगा। वो महज भाग्यशाली था, बस इतना ही।
अभिमानी वेविंग स्लोली ने माना कि नीतीश का देवी से बात कर पाना महज उसके भाग्य की बात थी। बैटल टू द एंड ने वेविंग स्लोली की राय से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जेंटल स्नो एक ऐसी शख्सियत थी जिनका वे आदर करते थे। वे बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग थे। उनसे बातचीत करने के अलावा डेथली फॉरेस्ट में जेंटल स्नो के साथ होने मात्र से ही वे खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। जब सभी को लगा कि नीतीश गर्व से निमंत्रण स्वीकार कर लेगा, तभी नीतीश ने इसके विपरीत जवाब दे दिया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास समय कम है। ये कहकर नीतीश तुरंत मुड़कर चला गया। उसे सामने खड़ी शियाओ युएर की जरा भी परवाह नहीं थी और जेंटल स्नो के निमंत्रण की तो उसे और भी कम परवाह थी। अब जबकि फोर्जिंग डिजाइन उसके हाथ में था, उसे केवल अयस्क की कमी थी। गैरिसन कवच जितनी जल्दी तैयार हो जाता, नीतीश की आमदनी उतनी ही अधिक होती। अगर वो इस शानदार अवसर को गंवा देता तो उसे भारी मात्रा में सिक्कों का नुकसान होता। ब्लैकी देवी के करीब जाने की सोचकर बेहद उत्साहित था, लेकिन नीतीश के जवाब ने उसे लगभग पागल कर दिया। निमंत्रण को ठुकराने के लिए नीतीश के दिमाग में जरूर कोई गड़बड़ थी। ब्लैकी ही नहीं बल्कि शियाओ युएर भी अचंभित रह गई। ये पहली बार था जब वो किसी ऐसे पुरुष से मिली जिसने सिस्टर स्नो का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कई पुरुषों ने ऐसे निमंत्रण के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन सभी खाली हाथ रह गए। क्या ये आदमी मूर्ख है? चलो चलते हैं। तुम लोग किस बारे में दिवा स्वप्न देख रहे हो? जब नीतीश ने देखा कि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वो मुड़ा और अपने स्थिर साथियों से पूछा, भाई नीतीश, ये तो हिम देवी का निमंत्रण है, क्या आप इस बारे में थोड़ा और सोचेंगे? ब्लैकी ने निवेदन किया। उसका दिमाग इस समय पागलपन की कगार पर था। साथ ही उसका दिल लगातार प्रार्थना कर रहा था कि नीतीश जल्दी मान जाए। भविष्य में ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास समय नहीं है, नीतीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैकी की प्रार्थना भरी आंखों को देखकर नीतीश अवाक रह गया। चाहे कुछ भी हो जाए, हिमदेवी के प्रति ब्लैकी की श्रद्धा में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। इस समय जेंटल स्नो और झाओ युएरू चलकर वहां पहुंची। चांदी जैसे सफेद कवच में लिपटी जेंटल स्नो निस्संदेह पूरे डेथली फॉरेस्ट का आकर्षण थी। सबकी निगाहें उनके सुडौल शरीर पर टिकी थीं और सब उन्हें देखकर ललचा रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जेंटल स्नो स्वयं प्रकट होंगी। नीतीश के प्रति सबकी ईर्ष्या और नफरत और भी बढ़ गई। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। ये कांसे का उपकरण आपका मुआवजा है। जेंटल स्नो ने ध्यान से नीतीश को देखा। उसने पाया कि नीतीश वाकई अन्य लोगों से अलग था। हालांकि नीतीश दिखने में सामान्य था, लेकिन उसके शरीर से एक शांत और स्थिर आभा निकल रही थी। उसके शरीर से एक हल्की सी घातक आभा भी निकल रही थी। ऐसा स्वभाव अनगिनत जीवन मरण की लड़ाइयों के अनुभव से ही विकसित हो सकता था। स्नो, झाओ युएरू चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जेंटल स्नो नीतीश के बारे में इतना अच्छा सोचेगी। उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा से नीतीश की ओर मुड़ गईं। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आदमी कांसे के एक टुकड़े के भी लायक है, ज्यादा से ज्यादा एक धूसर टुकड़े के लायक, कॉमन आइटम के लायक। उन्होंने नीतीश को बातचीत के लिए बुलाकर पहले ही सम्मान दिखाया था, लेकिन नीतीश ने न सिर्फ उनकी इस दयालुता की कदर नहीं की, बल्कि तुरंत ही उन्हें ठुकरा दिया। अगर किसी और को ऐसा निमंत्रण मिलता तो वो तो अब तक दौड़कर उनके पास पहुंच जाता और उनकी चापलूसी करने लगता। झाओ युएरू ने पहली बार किसी ऐसे साधारण दिखने वाले आदमी को देखा था जिसने ऐसा बर्ताव किया था। उसे पक्का यकीन था कि नीतीश के मन में कोई चाल है और उसमें कोई अच्छाई नहीं है। कांसे के उपकरणों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वो सब चीजें हैं, नीतीश ने हाथ हिलाते हुए बेपरवाही से कहा। वैसे तो उसने कभी इस चुड़ैल विच की चापलूसी करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसके बारे में इस तरह बोलेगी। हालांकि वो कोई गरीब भूत नहीं था, उसे किसी की भीख की जरूरत नहीं थी। झाओ युएरू की खूबसूरत आंखें नीतीश को परखा। वो हल्की सी हंसी रोक नहीं पाई और मजाकिया अंदाज में बोली, कितना अड़ियल है, साफ दिख रहा है कि तुम इसे चाहते हो, फिर भी मान नहीं रहे। स्नो, ये तो सच में बेईमान है। युएरू, जेंटल स्नो ने अधीरता से झाओ युएरू की ओर देखा, उसे इशारा करते हुए कि वो ज्यादा ना करे। आखिर निमंत्रण भेजने की पहल तो उन्होंने ही की थी, अब दूसरों को नीचा दिखाना उचित नहीं होगा। झाओ युएरू ने मुंह फुलाया। उसने नीतीश की ओर एक नजर डाली और अपने घमंडी अंदाज में बेबसी से अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। उसे नहीं लगता था कि नीतीश जैसे बेचारे को कुछ भी मिल सकता था। क्षमा करें, क्षमा के तौर पर यह उपकरण स्वीकार करें। जेंटल स्नो ने तलवारबाजों के लिए बनी एक लेवल 0 कांच से बेल्ट निकाली और नीतीश को दे दी। वो इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती थी। सौम्य हिम की ईमानदारी देखकर नीतीश ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। अगर उसने इसे अस्वीकार कर दिया तो ये केवल ये दिखाएगा कि वो कितना तुच्छ आदमी था। साथ ही वो सौम्य हिम को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो सुलह नहीं चाहता था। वो दूसरों की दया को सिर्फ मना नहीं कर सकता था, इसके अलावा उसे वास्तव में एक कांस्य बेल्ट की कमी महसूस हो रही थी। हे, और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ महान क्षमता है, अंत में तुम्हें अभी भी इसकी आवश्यकता है, झाओ युएरू ने अवमानना में कहा। उसे अंदर ही अंदर कांस्य उपकरण का एक टुकड़ा खोने का दुर्भाग्य महसूस हुआ। उन्हें बहुत कठिनाई से एक दुर्लभ अभिजात वर्ग रेयर एलीट को मारने के बाद उपकरण का ये टुकड़ा मिला था। यह अब एक पूर्ण बर्बादी थी कि उनके प्रयासों से नीतीश को लाभ हो रहा था। नीतीश ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। इस तरह से उपहास और मजाक उड़ाए जाने पर एक आम आदमी भी चुप नहीं रह पाएगा। नीतीश जैसे पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें।
चूंकि मिस स्नो ने मुझे कांस्य उपकरण का एक टुकड़ा दिया तो मेरे लिए बदले में एहसान चुकाना ही उचित है। ये वस्तु वापसी उपहार हो। जब नीतीश ने भी जेंटल स्नो को कुछ उपहार देने की इच्छा जताई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी कि नीतीश एक दिलचस्प व्यक्ति है। नीतीश का व्यवहार बहुत ही सलीकेदार था और वो उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। तुम स्नो को तोहफा दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्नो को ये पसंद भी आएगा? झाओ युएरू अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सकी। उसके ताजे लाल होठों पर एक मोहक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक व्यंग्य छिपा था। वो नीतीश के खुद को जरूरत से ज्यादा समझने पर मन ही मन हंस रही थी। भली स्नो ने ऐसी कौन सी चीज पहले नहीं देखी। 10 मिलियन से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाईं। खेल के किसी सामान की तो बात ही छोड़ो। इस समय नीतीश ने अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये चित्र बॉस द्वारा दिए गए उपहारों में से एक था। नीतीश ने लापरवाही से वो कागज जेंटल स्नो को दे दिया। जब झाओ युएरू ने नीतीश को कागज का एक टुकड़ा निकालकर जेंटल स्नो को उपहार के रूप में देते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, नीतीश ने गंभीर स्वर में कहा। स्नो ने तुम्हें कांस्य का एक उपकरण दिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने उसे धोखा देने के लिए कागज का एक टुकड़ा निकाल लिया। क्या तुम्हें लगता है कि कागज का एक टुकड़ा कांसे के उपकरण के बराबर हो सकता है? अगर तुम हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हो तो फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नीतीश का जवाब सुनकर झाओ युएरू और भी क्रोधित हो गई। नीतीश के पीछे ब्लैकी और बाकी सभी पसीने से तरबतर हो गए थे। भले ही आप देवी से बात करना ना चाहें, फिर भी आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं था? उन्होंने काल कोठरी के अंदर काफी मात्रा में उपकरण प्राप्त कर लिए थे और उनमें से केवल एक टुकड़ा देने से ही समस्या आसानी से हल हो जाती। यदि नीतीश के कार्यों से देवी क्रोधित हो जाती तो भले ही देवी स्वयं कोई कार्यवाही ना करती, लेकिन उनके आसपास मौजूद खिलाड़ी निश्चित रूप से उनके लिए उन्हें मार डालते। किसी अनहोनी को होते देख ब्लैकी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कांस्य छड़ी को दान करने का सोचा। हालांकि जेंटल स्नो ने नीतीश द्वारा दिए गए कागज के टुकड़े को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अचानक ब्लैकी और बाकी सभी के मुंह ओ की आकृति में खुल गए। क्या देवी ने इसे स्वीकार कर लिया? ये किस तरह की स्थिति थी? आपके उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब क्या हम कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कम लोग हों ताकि हम आराम से बातें कर सके? जेंटल स्नो ने कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए कहा। नीतीश ने भी मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। जेंटल स्नो की हल्की मुस्कान देखना मानो किसी चमकते सूरज को देखना था जो दिल को सुकून दे। ऐसी मुस्कान को जीवन भर भी भूलना मुश्किल होगा। स्नो, क्या तुम उसकी बदतमीजी को यूं ही माफ कर दोगी? झाओ युएरू ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। कोई बात नहीं युएरू, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। ये कहकर जेंटल स्नो मुड़ गई और नीतीश को आगे चलने के लिए कहा। झाओ युएरू दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीतीश ने जेंटल स्नो को किस तरह की दवा दी थी। क्या कागज का एक टुकड़ा काफी था? आखिर ये कागज का टुकड़ा क्या था? स्नो, उस आदमी ने तुम्हें क्या दिया? झाओ युएरू ने फुसफुसाते हुए पूछा। नीतीश की कमर पर बंधी आग जलाने वाली छड़ी को देखकर ही वो समझ गई थी कि नीतीश कोई कीमती चीज नहीं दे सकता। फिर भी जेंटल स्नो ने उसे खुशी खुशी ले लिया। इस बात ने झाओ युएरू को काफी हैरान कर दिया। बेसिक स्ट्रेंथ पोषण की एक रेसिपी। इसे पीने से खिलाड़ी की ताकत आधे घंटे के लिए 6 अंक बढ़ जाएगी। जेंटल स्नो ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या? झाओ युएरू चौंक कर उछल पड़ी। उसके पास इतनी कीमती रेसिपी कैसे हो सकती है? औषधि बनाना सीखना बहुत कठिन था। इसके लिए आवश्यक नुस्खे दुर्लभ थे। यहाँ तक कि वर्तमान ओरोबोरोस में भी कुछ ही सामान्य नुस्खे थे। दुर्लभ नुस्खों की तो बात ही छोड़िए। एक ऐसा नुस्खा जो किसी खिलाड़ी की ताकत को 6 अंक तक बढ़ा सके, अब तक अनसुना था। अगर मौजूदा लेवल 2 के खिलाड़ियों को ताकत में 6 अतिरिक्त अंक मिल जाए तो इससे उनकी आक्रमण शक्ति में 12 अंकों की बढ़ोतरी हो जाएगी। कालकोठरी में प्रवेश करते समय इस औषधि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कालकोठरी जीतने वाले गिल्डों के लिए इस नुस्खे का मूल्य कांस्य के दर्जनों उपकरणों से कहीं अधिक होगा। जब तक बुनियादी ताकत बढ़ाने वाली औषधि बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी, इसकी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। फिर भी नीतीश ने यह नुस्खा उपहार में दे दिया। क्या नीतीश इस नुस्खे का महत्व नहीं जानता था? हालांकि झाओ युएरू ने सिर हिलाकर इस धारणा को नकार दिया। इससे पहले उसने नीतीश के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव देखा था। वो जानता था कि यह नुस्खा उनके संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस समय झाओ युएरू ने एक बार फिर नीतीश की ओर देखा। अपनी कही हुई बात याद करके उसके गालों पर हल्की लालिमा छा गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सचमुच एक दुर्लभ नुस्खे को कागज का टुकड़ा कह दिया था। नीतीश की मुस्कान याद करके उसे लगा कि वो उसकी अज्ञानता पर हंस रहा होगा। वो कितना घिनौना कमीना था। अब तुम्हें पता चल ही गया। मैंने पहले ही कहा था कि वो साधारण नहीं है। जेंटल स्नो ने झाओ युएरू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जेंटल स्नो और नीतीश के चले जाने के बाद भी आसपास के खिलाड़ी अभी तक संभाल नहीं पाए थे।
जेंटल स्नो सौम्य हिम को आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए देखकर नीतीश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कहावत है कि भेड़ का ऊन भेड़ से ही आता है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो स्वाभाविक था कि इसे किसी धनी व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। ओरोबोरोस जैसा प्रथम श्रेणी का गिल्ड निस्संदेह एक उपयुक्त लक्ष्य था। नीतीश के ज्ञान के अनुसार ओरोबोरोस गिल्ड ने पहले ही 10 से अधिक आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी वाले खेलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गॉड डोमेन के आने से गेमिंग की दुनिया हिल गई थी। ओरोबोरोस ने भी इसमें भारी निवेश किया था। उनके पास 1000 से अधिक विशेषज्ञ थे जिन्हें गॉड स्लेइंग आर्मी कहा जाता था। भविष्य में ओरोबोरोस एक असली साम्राज्य बनने वाला था। नीतीश इतने शक्तिशाली गिल्ड के साथ सीधे काम क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि जेंटल स्नो के साथ काम करने का जोखिम बहुत अधिक था। उसकी पहुंच और जानकारी बहुत गहरी थी। नीतीश को उससे सावधान रहना था। इसीलिए उसने जानबूझकर बेसिक स्ट्रेंथ पोशन की रेसिपी का दांव खेला था, ताकि वो जेंटल स्नो की प्रतिक्रिया परख सके। हालांकि वर्तमान स्थिति वैसी ही थी जैसी नीतीश ने उम्मीद की थी। चूंकि आपने पहले ही समझा दिया है, मेरी मांगी गई कीमत ज्यादा नहीं है, 20 चांदी के सिक्के, नीतीश ने शांति से कहा। वर्तमान समय के एक छोटे गिल्ड के लिए 20 चांदी के सिक्के उनकी पूरी संपत्ति के बराबर थे। झाओ युएरू ने एक ठंडी सांस ली। जब उसने नीतीश को इतनी आसानी से 20 चांदी के सिक्के मांगते हुए सुना तो वो गुस्से से भड़क उठी। उसने नीतीश को घूरते हुए कहा, तुम किसी को लूट क्यों नहीं लेते? ये पैसा कमाने का ज्यादा तेज तरीका होगा। अगर मुझे लूटने से इतना पैसा मिल पाता तो मैं ऐसा ही करता, नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको पता होना चाहिए कि डेथली फॉरेस्ट के अंदर खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी स्किल किताबें, हथियार और उपकरण हैं। वे खिलाड़ियों की ताकत को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यदि आप डेथली फॉरेस्ट को दूसरों से एक कदम पहले जीत सकते हैं तो भविष्य में इसके कितने फायदे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते? 20 चांदी? यहां तक कि हम ओरोबोरोस भी इतनी आसानी से इतनी रकम तुरंत नहीं निकाल सकते। झाओ युएरू अब नीतीश को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। माफ करना, लेकिन कोई मोलभाव नहीं होगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं किसी अन्य गिल्ड के साथ काम करने पर विचार कर सकता हूं। नीतीश अपने फैसले पर अटल रहा। अगर ओरोबोरोस नहीं मानता तो वो असैसिन्स अलायंस के पास जा सकता था। जेंटल स्नो ने कुछ देर सोचा। वो जानती थी कि खेल के इस चरण में चांदी के सिक्के कितने कीमती हैं। ठीक है, 20 चांदी के सिक्के, लेकिन हमें पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए। व्हाइट रिवर सिटी में हमारे सदस्य कम हैं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। ये 7 चांदी के सिक्के जमा के तौर पर ले लीजिए। मैं आपको 1 दिन बाद 15 चांदी के सिक्के और दूंगी। जेंटल स्नो ने ब्याज के तौर पर थोड़े ज्यादा सिक्के देने का प्रस्ताव रखा ताकि सौदा पक्का हो जाए। ठीक है, ये रहा डेथली फॉरेस्ट का नक्शा और साथ ही वे चीजें जिन पर आपको बॉस से लड़ते समय ध्यान देना होगा। नीतीश ने जेंटल स्नो को जानकारी भेज दी। जेंटल स्नो ने रणनीति पर एक नजर डाली और हैरान रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि डेथली फॉरेस्ट इतना जटिल होगा। वहां 36 रास्ते थे जिनमें से 33 बंद थे। वहां एक नाइट रेंजर भी था जो चुपके से हमला करता था। नीतीश ने जो जानकारी दी थी उसका मूल्य 20 सिल्वर से कहीं ज्यादा था। अगर वो खुद इन रास्तों को खोजने के लिए टीम भेजती तो खर्चा और समय बहुत अधिक लगता। अचानक जेंटल स्नो की नजरों में नीतीश के लिए सम्मान बढ़ गया। वो समझ गई कि नीतीश कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। 3 दिन में ओरोबोरोस पहले लेवल 5 20 सदस्यीय डंजन डार्क मून ग्रेवयार्ड में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। क्या आप भी साथ आना चाहेंगे? जेंटल स्नो ने नीतीश को न्योता दिया। ब्लैकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी प्रशंसा अब पूजा में बदल चुकी थी। नीतीश ने न केवल देवी के साथ सौदा किया बल्कि देवी ने खुद उसे अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। हालांकि झाओ युएरू चिढ़ गई। उसे लगा नीतीश बस एक बीटा टेस्टर है जो किस्मत से कुछ जानकारी जानता है। उसे टीम में शामिल करना एक स्लॉट बर्बाद करना था। नीतीश ने सोचा, 20 लोगों वाले डंजन से बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हैं, खासकर तलवारबाजों के लिए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए कुछ जगह छोड़ देना। साथ ही तलवारबाजी के सभी उपकरण और गढ़ाई के डिजाइन मेरे ही होने चाहिए, नीतीश ने शर्त रखी। क्या तुम थोड़ा विनम्र नहीं हो सकते? झाओ युएरू ने मुंह बनाया। यह आदमी बहुत लालची था। जेंटल स्नो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। नीतीश ने जेंटल स्नो की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद नीतीश और उसके साथी वहां से निकलकर डार्क मून वैली की ओर चल पड़े। जब वे जा रहे थे तो हत्यारों के गठबंधन असैसिन्स अलायंस के स्टैबिंग हार्ट ने अचानक नीतीश को पुकारा। भाई नीतीश, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप स्नो गॉडेस जैसी बड़ी हस्ती को जानते होंगे। भविष्य में मुझ जैसे भाई को मत भूलना। बकवास, मेरी मुलाकात में स्नो से बस सहयोगवश हो गई, नीतीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्टैबिंग हार्ट अब नीतीश से और भी अधिक प्रभावित था। उसने प्रस्ताव रखा, हमारा गिल्ड कालकोठरी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। क्या भाई नीतीश हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? आप अपनी पसंद का कोई भी उपकरण चुन सकते हैं। आप बहुत विनम्र हैं भाई स्टैबिंग हार्ट, लेकिन मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, नीतीश ने विनम्रता से मना कर दिया। आसपास के खिलाड़ी और दर्शक ये देखकर सन्न रह गए। पहले वे नीतीश को नौसिखिया समझ रहे थे, लेकिन अब रेड लीफ टाउन के सबसे बड़े गिल्ड के लीडर उसे मक्खन लगा रहे थे और वो उन्हें ठुकरा रहा था। बॉस वेविंग, उस स्टैबिंग हार्ट ने सच में उस नौसिखिया से दोस्ती करने की कोशिश की। मैं सपना तो नहीं देख रही। वर्डलेस समर नाइट चौंक गई।
वेविंग स्लोली का दिल बैठ गया। उसने एक असली विशेषज्ञ को अपनी टीम से निकाल दिया था। पछतावे की लहर उसे डुबो रही थी। बॉस, क्यों ना हम जाकर माफी मांग ले, शायद वो हमें माफ कर दे, बैटल टू द एंड ने सुझाव दिया। वेविंग स्लोली और उसकी टीम दौड़ते हुए नीतीश के पास पहुंची। बड़े भाई विशेषज्ञ, हमसे गलतफहमी हो गई थी, हम माफी मांगने आए हैं। हमारी ईमानदारी दिखाने के लिए ये एक चांदी का सिक्का स्वीकार करें, कृपया हमें अपने संरक्षण में ले लें, वेविंग स्लोली ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका सारा घमंड धूल में मिल चुका था। नीतीश ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। अगर आप लोगों को कुछ और नहीं कहना है तो कृपया हट जाइए, मेरे पास आपके साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। नीतीश ने सिक्का लेने से भी मना कर दिया और आगे बढ़ गया। लोनली स्नो ने अपनी पुरानी पार्टी को देखा, सिर हिलाया और गर्व से नीतीश के पीछे चल पड़ा। पीछे छूट गए वेविंग स्लोली और उसकी टीम को अब समझ आ गया था कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी किस्मत लात मारकर दूर कर दी थी। डेथली फॉरेस्ट छोड़ने के बाद नीतीश की पार्टी बिना आराम किए डार्क मून वैली की ओर दौड़ी। गेम के मौजूदा चरण में कई खिलाड़ी पहले ही लेवल 2 तक पहुंच चुके थे। वे लेवल 2 चीता शावकों को मारने के लिए ब्रुक हिल्स में रहते थे। कुछ ही विशेषज्ञ लेवल 4 क्षेत्र डार्क मून वैली में लेवल बढ़ाने के लिए जाते थे। हालांकि खिलाड़ी के स्तर में वृद्धि के साथ डार्क मून वैली के कब्जे में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डार्क मून वैली में लौटने में आधे घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद जो दृश्य उन्होंने देखा वो वही था जिसकी नीतीश को उम्मीद थी। कुछ एलीट पार्टियां जिन्हें डंजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वर्तमान में घाटी के बाहरी हिस्सों में घूम रहे लेवल 4 कोबोल्ड्स को मार रही थीं। ये एलीट पार्टियां काफी कुशल थीं। वे हर बार 2 या 3 राक्षसों को आकर्षित करते थे, जिसमें शील्ड योद्धा सामने से टैंकिंग करता था और हीलर पीछे से उसे ठीक करता था। हालांकि ये तरीका थका देने वाला था, लेकिन इसके फायदे अच्छे थे। गॉड्स डोमेन में केवल लेवल 3 और उससे ऊपर के राक्षस ही स्किल बुक और कांसे उपकरण गिराते थे। हालांकि मौका कम था, फिर भी ये खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए काफी था। नीतीश ने एक नजर डाली और डार्क मून वैली के भीतरी हिस्सों की ओर चल पड़ा। डार्क मून वैली में नए आए अन्य पार्टी सदस्य बहुत घबराए हुए थे। ये विशेष रूप से तब सच था जब उन्होंने पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए लेवल 4 राक्षसों को देखा। लेकिन ब्लैकी शांत था, क्योंकि उसने पहले भी यहां शिकार किया था। एलीट पार्टियां नीतीश की पार्टी को घाटी में गहराई तक जाते हुए देखकर हैरान थीं। वहां राक्षसों को मारना बहुत खतरनाक था, क्योंकि कोबोल्ड समूहों में घूमते थे। उन्हें लगा ये लोग बेवकूफ हैं। दुर्भाग्य से इन लोगों को नहीं पता था कि नीतीश उनकी सोच से ज्यादा पागल था। नीतीश सिर्फ घाटी के गहरे क्षेत्रों में ही नहीं गया, बल्कि वो डार्क मून वैली के केंद्र की ओर चला गया। वहां राक्षसों को मारने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। वहां न केवल बड़ी संख्या में राक्षस थे, बल्कि उनकी रिस्पॉन दर भी तेज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां अयस्क के लिए ड्रॉप दर ज्यादा थी। नीतीश डार्क मून वैली के बारे में एक स्थानीय देवता की तरह सब जानता था। अपने पिछले जीवन में उसने शैडो गिल्ड के लिए अनगिनत घंटे शोध में बिताए थे। अब उसका वही बलिदान उसकी खुद की पार्टी को मजबूत बनाने के काम आ रहा था। रास्ते में लेवल 4 कोबोल्ड्स के समूह आए, लेकिन नीतीश की पार्टी के शानदार उपकरणों के आगे वे कुछ भी नहीं थे। कोला, जो गार्डियन नाइट था, आसानी से 4 कोबोल्ड्स को एक साथ टैंक कर सकता था। ड्राउजी स्लॉथ हीलर उसे ठीक करता रहा। नीतीश और ब्लैकी ने भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ ही पलों में कोबोल्ड्स का सफाया हो गया। नीतीश ने गिरे हुए पत्थर और अयस्क उठाए और आगे बढ़ा। 1 घंटे बाद वे एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ के आसपास का क्षेत्र अब कोबोल्ड से नहीं, बल्कि वॉन्डरिंग नोम से भरा था। वे पहाड़ की चट्टान में खुदाई कर रहे थे। वहां कुछ नोम ओवरसियर्स भी थे जो चाबुक लिए घूम रहे थे। भाई नीतीश, यहाँ राक्षस बस बहुत अधिक हैं। क्या हम वास्तव में यहाँ लेवल बढ़ाने वाले हैं? ब्लैकी घबरा गया। सैकड़ों नोम्स और लेवल 5 के ओवरसियर्स का ये झुंड एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। कोला भी डर गया। पार्टी लीडर, मैं 6-7 से ज्यादा को एक साथ नहीं रोक सकता। बाकी लोग भी डरे हुए थे। एक गलती और मौत पक्की। मैं जानता हूं कि तुम लोग उन सभी को नहीं रोक सकते, लेकिन किसने कहा कि तुम्हें टैंक करना है? नीतीश ने अपनी पार्टी को देखा। उसकी योजना अलग थी। नीतीश की चपलता 30 अंक तक पहुंच गई थी और उसकी गति नोम्स से तेज थी। वो उन्हें काइट कर सकता था, जबकि ब्लैकी अपने नए स्किल हेल फ्लेम का इस्तेमाल करता। नीतीश ने योजना समझाई। ब्लैकी को सही समय पर जादू करना था और बाकी लोगों को बचे हुए नोम्स को खत्म करना था। नीतीश एक पत्थर उठाकर भागा और एक नोम ओवरसियर को मारा। ओवरसियर चिल्लाया और आसपास के नोम्स का ध्यान खींचा। नीतीश ने उन्हें इकट्ठा होने दिया। जब लगभग 30 नोम्स जमा हो गए तो नीतीश मुड़ा और भागा। फिर उसने एक और ओवरसियर को पत्थर मारा। वो भी अपने साथियों के साथ पीछे दौड़ा। 5 मिनट के भीतर सैकड़ों वॉन्डरिंग नोम्स और 10 से अधिक नोम ओवरसियर्स नीतीश के पीछे थे। लेकिन नीतीश की गति तेज थी और वो उनके साथ खेल रहा था। ब्लैकी, कास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, नीतीश ने चिल्लाया। ठीक है। ब्लैकी बेहद उत्साहित था। ब्लैकी ने मंत्र पढ़ा और जमीन हिल गई। जेड हरी लपटें आसमान की ओर लपकीं और पूरी नोम सेना को निगल गईं। 100 से अधिक का नुकसान हुआ
और नोम्स की एचपी आधी से कम रह गई। नोम्स का ध्यान अब ब्लैकी की ओर गया। नीतीश अचानक रुका और अपनी अबिसाल ब्लेड निकाली। थंडरिंग फ्लैश। बिजली की 3 धाराएं नोम सेना के बीच से गुजरी, जिससे हर नोम को भारी नुकसान हुआ। बची कुची कसर कोला और लोनली स्नो ने पूरी कर दी। सैकड़ों नोम्स का सफाया हो गया। जमीन लूट के सामान से भर गई। सबका अनुभव EXP रॉकेट की तरह बढ़ा। हुआ ब्लैकी लेवल 3 तक पहुंच गया। ये बहुत बढ़िया है, ब्लैकी दहाड़ा। ये तो बस शुरुआत है, चलो जल्दी से ड्रॉप्स उठाते हैं। नीतीश हंसा। वे लूट इकट्ठा करने में व्यस्त थे कि तभी एक भारी गड़गड़ाहट हुई। एक विशालकाय रोबोट को चलाने वाला एक लाल चेहरे वाला नोम अचानक दिखाई दिया। वो सीधे नीतीश की पार्टी की ओर बेजोड़ क्रोध के साथ दौड़ा। अच्छा नहीं, ये हैजर्ड नोम है, सब लोग बिखर जाओ। नीतीश ने विशालकाय रोबोट को देखते ही चिल्लाया। जैसे ही सबने एक बौने ग्नोम द्वारा संचालित विशाल रोबोट को देखा, वे सहज रूप से समझ गए कि वो बहुत खतरनाक है। नीतीश की चेतावनी सुनकर उन्होंने जमीन पर पड़े सामान को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी झिझक के तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े। स्वाभाविक रूप से नीतीश भी पीछे नहीं रहेगा। हैजर्ड ग्नोम एक बेहद खतरनाक राक्षस था। ये बात तब और भी सच साबित हुई जब वो पहली बार प्रकट हुआ। डेथ बर्सिर्क सक्रिय होने पर वो वेयरवुल्फ फेल्ट से भी अधिक शक्तिशाली था। हैजर्ड ग्नोम विशेष एलीट, स्तर 5, HP 1600/1600। वॉन्डरिंग ग्नोम्स और ग्नोम ओवरसियर्स को खत्म करने के बाद हैजर्ड ग्नोम के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि उसका प्रकट होना खिलाड़ी के बुरे सपने की शुरुआत का भी संकेत था। ईश्वर के राज्य गॉड्स डोमेन में एक कहावत प्रचलित थी कि बौनों को उनके छोटे कद के कारण कम मत समझो। अगर वे क्रोधित हो गए तो वे किसी भी क्षण आपकी जान ले सकते थे। अपने पिछले जीवन में नीतीश की मुलाकात हैजर्ड ग्नोम से पहले भी एक बार हो चुकी थी। उस समय वो एक एलीट दल के साथ अयस्क की खुदाई कर रहा था। ग्नोमों को मारने के बाद हैजर्ड ग्नोम प्रकट हुआ। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका सामना एक विशेष एलीट से होगा, इसलिए वे सभी उत्तेजित होकर उस पर टूट पड़े। हालांकि 20 सदस्यीय दल के लिए ये स्थिति एक त्रासदी में बदल गई। हैजर्ड ग्नोम की 1600 HP को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी रक्षा क्षमता असाधारण थी, जो उसे होने वाले नुकसान को 80% तक कम कर सकती थी। कुल्हाड़ी चलाने वाला लेवल 4 बरसेकर भी ग्नोम से केवल 2 HP ही कम कर पाता था। दूसरी ओर हैजर्ड ग्नोम के हमले और भी शक्तिशाली थे। गोलियों की बौछार करने के बाद हर कोई शहर वापस जाने का मुफ्त सफर कर सकता था। हालांकि नीतीश के दल ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हैजर्ड ग्नोम की उनके बुरे कामों के प्रति घृणा स्पष्ट रूप से अथाह थी। रोबोट की पीठ पर लगे रॉकेट अचानक प्रज्वलित हो गए। 3 मीटर से अधिक ऊंचा स्टील का यंत्र तीव्र गति से नीतीश के दल की ओर बढ़ा। पीछा किए जाने के दौरान ब्लैकी ने भागते हुए अपने डार्क एरो से हमला किया। हालांकि तीर हैजर्ड ग्नोम को लगा था, लेकिन इससे उसे केवल मामूली 4 का नुकसान हुआ था। नुकसान देखकर ब्लैकी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अवाक होकर कहा, घिनौना, अगर रोबोट इस ग्नोम की रक्षा नहीं कर रहा होता तो मैं इसे कभी भी एक ही झटके में खत्म कर सकता था। अभी इसकी चिंता मत करो और भागने पर ध्यान दो, गोलियों से बचने पर ध्यान दो। जैसे ही हम पहाड़ से 1200 गज दूर होंगे, हैजर्ड ग्नोम वापस चला जाएगा। नीतीश ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक सलाह के बाद ब्लैकी का कौशल इतना सुधर जाएगा कि वो चलते फिरते भी अपने लक्ष्य को भेद सकेगा। हालांकि हैजर्ड ग्नोम से सीधे मुकाबला करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ब्लैकी नीतीश के इरादे समझ गया। वो मुड़ा और ईविल विप मंत्र का जाप करने लगा, जिससे पीछा कर रहे हैजर्ड ग्नोम को 5 कांटों से जकड़ लिया और उसकी गति काफी कम हो गई। इसके साथ ही सभी लोग ग्नोम से काफी दूरी बनाने में कामयाब हो गए। जब हैजर्ड ग्नोम 5 कांटों से मुक्त हुआ तो अचानक उसके सिर पर -23, -24, -23, -23, -24 का भारी नुकसान दिखाई दिया। पल भर में उसका HP घटकर 1479 हो गया। ईविल विप से हुआ नुकसान तो हद से ज्यादा था। ब्लैकी हैरान रह गया। इससे पहले उसके लेवल 3 के डार्क एरो से सिर्फ -4 का नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी ओर एविल विप से कुल मिलाकर 100 से ज्यादा का नुकसान हुआ था। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। क्या हैजर्ड ग्नोम को इस तरह का शौक था? जब हैजर्ड ग्नोम की HP अचानक थोड़ी कम हो गई तो नीतीश को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हैजर्ड ग्नोम पर पौधों से होने वाले हमलों का कोई असर नहीं था, यानी वो पौधों के हमलों के प्रति कमजोर था। नीतीश ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग भागना बंद करो। कोला, हैजर्ड ग्नोम की घृणा शक्ति का इस्तेमाल करो और उसकी पीठ को समूह की ओर कर दो। बाकी लोग हमला करो और अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। जैसे ही हैजर्ड ग्नोम अपनी बंदूक उठाए, तुरंत गोली से बचो। ब्लैकी, ईविल विप का कूलडाउन खत्म होते ही तुरंत हमला करो। हमारे पास उसे खत्म करने का मौका है। 1200 गज की दूरी पार करने से पहले वे जीवित रहेंगे या मर जाएंगे, ये अनिश्चित था। तो फिर क्यों ना मुकाबला किया जाए? कौन जाने, शायद वे इस खतरे के साये से छुटकारा पा सकें। नीतीश के पिछले जीवन में हैजर्ड ग्नोम को मारने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था। अगर वे अब उसे मार दें तो शायद कुछ अच्छा मिल जाए। फिलहाल हैजर्ड ग्नोम की घृणा ब्लैकी पर केंद्रित थी। हालांकि लोनली स्नो ग्नोम से एक कदम आगे था और उसने उस पर चार्ज का इस्तेमाल किया। उसने ग्नोम पर व्हर्लविंड स्लैश का प्रयोग किया, जिससे उसे 3 अंक का नुकसान हुआ।
हालांकि नुकसान कम था, लेकिन इससे उत्पन्न क्षणिक बेहोशी की स्थिति ने कोला को डिवाइन स्ट्राइक और उसके बाद पनिशमेंट का उपयोग करने का मौका दिया। इन दोनों हमलों से -3 और -2 का नुकसान हुआ और इनसे उत्पन्न अतिरिक्त घृणा के कारण हैजर्ड ग्नोम कोला पर केंद्रित हो गया। हैजर्ड ग्नोम ने रोबोट के दाहिने हाथ पर लगी बिजली की आरी को आगे बढ़ाया और कोला पर जोरदार वार किया। कोला ने अपनी ढाल से हमले को रोका, उसका शरीर 3 कदम पीछे हट गया और उसके सिर के ऊपर 147 का डैमेज दिखाई दिया। कोला चौंक गया। जब बिजली की आरी से अगला हमला हुआ तो उसने तेजी से चकमा दिया और एक तरफ लुढ़क गया, जिससे वो हमले से पूरी तरह बच गया। ड्राउजी स्लॉथ ने तुरंत कोला को 2 बार ठीक किया, जिससे कोला को लगभग 100 HP वापस मिल गए। इतना भयानक नुकसान, लोनली स्नो भी चौंक गया। अब उसकी हिम्मत नहीं रही कि वो वहां रुके। वो मुड़कर बौने से 10 गज से भी ज्यादा दूर भाग गया। बिजली की आरी से एक बार भी चोट लगने पर उसकी मौत निश्चित थी। दूसरी ओर नीतीश उससे बिल्कुल नहीं डरा। वो तुरंत हैजर्ड ग्नोम के पीछे पहुंच गया और थंडरिंग फ्लैश, डबल चॉप और चॉप जैसी कई स्किल्स का इस्तेमाल करने लगा। बीच बीच में लगने वाले क्रिटिकल हिट से उसे -16 का नुकसान भी होता था। बाकी लोगों की तुलना में नीतीश का डैमेज पहले से ही बहुत ज्यादा था। हालांकि हैजर्ड ग्नोम ने नीतीश के हमलों को केवल तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने कोला पर हमला करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल जारी रखा। भयंकर हमलों की एक श्रृंखला ने कोला को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसका HP भी लगातार गिर रहा था। पीछे ड्राउजी स्लॉथ की हीलिंग कोला को हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही थी। वो बस देखता रह गया जैसे जैसे कोला मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। सबसे अहम मौके पर नीतीश ने अबिसल बाइंड का इस्तेमाल किया। 9 गहरे काले जंजीरों ने हैजर्ड ग्नोम को बांध दिया, जिससे कोला को थोड़ी राहत मिली। 3 सेकंड के भीतर हैजर्ड ग्नोम में सभी के हमलों की बौछार के बाद अपने HP का केवल 7% खोया था। पार्टी द्वारा पहुंचाया गया कुल नुकसान ब्लैकी के एक ईविल विप के बराबर भी नहीं था। 3 सेकंड बीतते ही हैजर्ड ग्नोम को आजादी मिल गई। हरे रंग की त्वचा वाले ग्नोम के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके छोटे हाथ इधर उधर हिल रहे थे और बटन दबा रहे थे। बिजली की आरी पकड़े रोबोट के हाथ ने एक गोल चक्कर लगाया, जिससे एक सुंदर चाप बन गया। नीतीश का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वो एक पेड़ से टकराया और उसके 286 HP कम हो गए। कोला तेजी से आगे बढ़ा। उसकी HP आधी से ज्यादा ठीक हो चुकी थी। उसने एक बार फिर डिवाइन स्ट्राइक और पनिशमेंट का इस्तेमाल किया और हैजर्ड ग्नोम की नफरत को वापस खींचने की कोशिश की। हालांकि हैजर्ड ग्नोम ने कोला को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने अपने बाएं हाथ में बंदूक उठाई, निशाना साधा और नीतीश पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार नीतीश की ओर बढ़ी। हालांकि नीतीश हवा में उड़ने के बाद अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था, इसलिए गोलियों से बचना उसके लिए नामुमकिन था। फैंटम किल। नीतीश का हमशक्ल तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। हमशक्ल ने अपनी तलवार लहराते हुए लगातार गोलियों को रोका। इसी बीच नीतीश ने ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय कर दिया था। वो एक पेड़ की चोटी पर कूद गया और हैजर्ड ग्नोम के हमले की सीमा से बच गया। हालांकि उसका हमशक्ल मारा जा चुका था। गोलियों का एक कारतूस खत्म होने के बाद हैजर्ड ग्नोम ने मैगजीन बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद वो नीतीश की ओर तेजी से बढ़ता रहा। बाकी सभी लोग केवल हमला करते रहे और धीरे धीरे हैजर्ड ग्नोम की शक्ति को कम करते रहे। हालांकि ग्रेविटी लिबरेशन सक्रिय करने के बाद नीतीश को निशाना बनाना आसान नहीं था। नीतीश ने सुरक्षा के लिए पेड़ों का सहारा भी लिया। वो बड़ी मुश्किल से उड़ती गोलियों से बचते हुए ग्नोम का पीछा करता रहा। ब्लैकी की बात करें तो जैसे ही ईविल विप तैयार होगा वो तुरंत उसका इस्तेमाल करेगा। हैजर्ड ग्नोम का HP लगातार गिरता रहा। 64%, 50%, 30%, 20%, 10%। जब हैजर्ड ग्नोम की केवल 10% शक्ति बची थी तो वो अचानक धातु की मशीन से बाहर कूद गया। उसने रॉकेट बूट्स पहने हुए थे और भागने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या राक्षस सच में भाग सकते हैं? ब्लैकी ने देखा कि हैजर्ड ग्नोम अत्यंत तेजी से एक ऐसी जगह की ओर भागा जहां कोई नहीं था। बाकी लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बौना इतना बुद्धिमान होगा। जैसे ही उसे पता चला कि वो लड़ाई नहीं जीत सकता, वो भाग गया। हम उसे भागने नहीं दे सकते, नहीं तो हमारी सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। कोला तुरंत उस बौने के पीछे भागा। कुछ ही देर पहले हैजर्ड बौने ने उसे परेशान किया था, इसलिए उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। भला कैसे वो हैजर्ड बौने को, जिसने उनका फायदा उठाया था, भागने दे सकता था? भागना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। नीतीश ने पवन तलवार लेकर उसका पीछा किया। हालांकि हैजर्ड ग्नोम अविचलित रहा। उसने नीतीश को चिढ़ाने वाली नजर से देखा और फिर अपनी कमर पर एक बटन दबाया। रॉकेट बूट से भारी मात्रा में आग निकली और वे उड़ने के लिए तैयार हो गए। खतरनाक गनोम के बेशर्म रॉकेट बूट्स ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई राक्षस नहीं देखा था जो भागने में इतना अच्छा हो। उसके इंसानों जैसे हाव भाव और हरकतें NPC से पूरी तरह अलग थीं। खतरनाक गनोम एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो NPC होने का नाटक कर रहा हो। लाल लपटों की 2 लकीरें चमकीं और धीरे धीरे खतरनाक गनोम को हवा में उठा दिया। अनिच्छा ने सबके दिलों को भर दिया। हालांकि वे अब उसे रोक नहीं सकते थे। पार्टी के जादूगर और लोनली स्नो खतरनाक गनोम से काफी दूर थे। चार्ज का इस्तेमाल करने के लिए ये दूरी बहुत अधिक थी।
वर्तमान में केवल नीतीश ही खतरनाक गनोम के करीब था। वो उससे केवल 15 गज दूर था। लेकिन नीतीश के पास कोई रेंज वाले हमले नहीं थे। 9 ड्रैगन स्लैश। नीतीश जानता था कि वो उसे पकड़ नहीं सकता। उसने अपनी एबिसल ब्लेड लहराई। काली धुंध की 9 लकीरें खतरनाक गनोम की ओर बढ़ीं। शुरुआत में नीतीश ने खतरनाक गनोम को एक औसत विशेष एलीट के रूप में ही सोचा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि गनोम एक खिलाड़ी जैसा इतना होगा। अपने 10 साल के अनुभव में उसने ऐसा बुद्धिमान गनोम शायद ही कभी देखा था। वर्तमान में खतरनाक गनोम की जानकारी बदल गई। वो अचानक आर्कस मैडॉक्स बन गया। आर्कस मैडॉक्स, लॉर्ड रैंक, स्तर 5, HP 600/600। इस नाम को देखकर नीतीश को एक परिचितता का एहसास हुआ, लेकिन वो याद नहीं कर पाया। गनोम के पास केवल 600 HP थी। नीतीश को विश्वास था कि वो 9 ड्रैगन स्लैश से उसे मार सकता है। ठीक उसी समय जब 9 तलवार की छाया आर्कस मैडॉक्स को भेदने वाली थी, गनोम ने अपने छोटे बैग से कुछ स्टील की गेंदें निकाली और उन्हें एबिसल ब्लेड के भूतों पर फेंका। हुंग, हुंग, हुंग। धमाकों की एक श्रृंखला ने हमलों को रोक दिया। गनोम 30 गज दूर उड़ गया, जो नीतीश की पहुंच से बाहर था। शिट, ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? उसकी भागने की क्षमता तो सिर्फ एक बग है। ब्लैकी ने गालियां दी। कोला ने गुस्से में एक पेड़ पर मुक्का मारा। इतनी मेहनत के बाद भी इनाम हाथ से निकल गया। भाई नीतीश, चलो उसका पीछा करना जारी रखते हैं, ब्लैकी ने सुझाव दिया। भूल जाओ, उसके रॉकेट बूट्स बहुत शक्तिशाली हैं। वो अब हमारी पहुंच से बाहर है। नीतीश ने सिर हिलाया। अचानक रॉकेट बूट्स की आग तेज हुई और ज्यू, आर्कस मैडॉक्स हवा में गायब हो गया। सबसे अच्छा होगा कि हम फिर से ना मिलें। अगली बार तुम भागने का सपना देख सकते हो, ब्लैकी ने दुर्भाग्यपूर्ण स्वर में कहा। नीतीश मुड़ा और जाने लगा, लेकिन अचानक वो सदमे में रुक गया। धिक्कार है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्कस मैडॉक्स वास्तव में यहां दिखाई देगा। नीतीश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका गुस्सा इतना ठंडा और भयानक था कि बाकी सब डर गए। आसपास का माहौल जैसे जम गया हो। ब्लैकी ने डरते हुए पूछा, भाई नीतीश, क्या तुम ठीक हो? ओह, कुछ नहीं, नीतीश ने अपनी हत्यारी भावना को दबाते हुए मुस्कुराकर कहा। नीतीश को याद आ गया कि आर्कस मैडॉक्स कौन था। वो गॉड डोमेन का एक महान ग्रैंड मास्टर इंजीनियर था, जिसने भविष्य में ग्नोम साम्राज्य और आकाश के लिए ट्विन स्नेक रिंग की स्थापना की थी। वो एक ऐसा चरित्र था जिसने बड़े बड़े सुपर गिल्ड्स को धूल चटा दी थी, और नीतीश ने उसे मारने का मौका गवा दिया था। पार्टी लीडर, यहां एक डिब्बा है। क्या ये विस्फोटों के दौरान आर्कस मैडॉक्स से गिरा था? पेटू माउस ने घास से एक छोटा धातु का डिब्बा उठाया। नीतीश ने डिब्बा लिया। उस पर आर्कस मैडॉक्स लिखा था। डिब्बा खोलते ही नीतीश जोर से हंसा। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया माउस, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। नीतीश का मूड ठीक होते देख सब खुश हो गए। तुम लोग यहीं रुककर लेवल अप करो, मुझे अभी भी कुछ करना बाकी है। जब तुम सब लेवल 4 पर पहुंच जाओ तो मुझे सूचित करना, नीतीश ने आदेश दिया। इसके बाद नीतीश डार्क मून वैली के गहरे क्षेत्रों को छोड़कर चला गया। पार्टी के पास ब्लैकी का एओई कौशल था, जिससे उनकी लेवलिंग बहुत तेज होने वाली थी। दूसरी ओर नीतीश को इस धातु के डिब्बे का उपयोग करना था और गॉड डोमेन में अपनी योजनाओं का पहला बड़ा कदम उठाना था। पानी के भीतर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जल तत्व, वाटर एलिमेंटल्स अपनी गति बढ़ा चुके थे और पानी को चीरते हुए सीधे नीतीश की ओर बढ़ रहे थे। पानी के अंदर उनकी गति किसी टॉर्पीडो से कम नहीं थी। नीतीश ने पीछे मुड़कर देखा। 10 से अधिक जल तत्व, जिनके शरीर नीली रोशनी से चमक रहे थे, उसके बेहद करीब आ चुके थे। उनकी आंखों में घुसपैठिए को खत्म करने का साफ इरादा दिखाई दे रहा था। सिर्फ थोड़ा और। नीतीश ने अपने दांत भींच लिए। भले ही वो ग्रेविटी लिबरेशन, गुरुत्वाकर्षण मुक्ति के कारण हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन पानी का प्रतिरोध अभी भी उसकी गति को कम कर रहा था। अगर वो जमीन पर होता तो अपनी 30 से अधिक चपलता, एजिलिटी के साथ वो इन राक्षसों को कब का पीछे छोड़ चुका होता। लेकिन यहाँ ये जीवन और मृत्यु की दौड़ थी। जैसे ही नीतीश गुफा के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा, एक जल तत्व ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक आइस एरो छोड़ दिया। पानी के अंदर बर्फ का तीर तेजी से बढ़ा और नीतीश की पीठ से टकराया। -86। नीतीश के सिर पर नुकसान का एक बड़ा आंकड़ा उभरा। इनका नुकसान बहुत ज्यादा है। नीतीश का दिल बैठ गया,
लेवल 10 के राक्षस का हमला कोई मजाक नहीं था। एक साधारण हमला उसकी एचपी का लगभग 20% ले गया था। अगर 3-4 जल तत्वों ने एक साथ हमला कर दिया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इस हमले के प्रभाव ने उसे थोड़ा आगे की ओर धकेल दिया। नीतीश ने इस बल का फायदा उठाया और मछली की तरह गुफा के अंदर फिसल गया। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था और अंदर जाते ही रास्ता और भी पतला हो गया। यह नीतीश के लिए एक अच्छी खबर थी। जल तत्वों का आकार काफी बड़ा था, इसलिए वे एक साथ उस संकरी गुफा में नहीं घुस सकते थे। उन्हें एक एक करके लाइन में आना पड़ा, जिससे उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई। नीतीश ने राहत की सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वो पूरी ताकत से गुफा के अंतिम छोर की ओर तैरा। गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में नीतीश एक मृत अंत पर पहुंच गया। वहां गुफा के सबसे गहरे कोने में एक छोटी सी वेदी बनी हुई थी। उस वेदी के ऊपर एक गहरे लाल रंग का बक्सा रखा हुआ था, जो एक अजीब सी जादुई आभा बिखेर रहा था। मिल गया। नीतीश की आंखों में चमक आ गई। बिना एक पल गवाए वो बक्से की ओर लपका। पीछे से गड़गड़ाहट की आवाज आई। जल तत्व गुफा के अंदर घुस चुके थे और अब वे उस पर जादुई हमलों की बौछार करने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश ने तुरंत बक्सा खोलने का प्रयास किया। सिस्टम, खजाना पेटी खोली जा रही है, 3 सेकंड शेष, जल्दी करो, नीतीश ने मन ही मन चिल्लाया। बूम! एक वाटर बॉल नीतीश के कंधे पर लगी। -92। नीतीश का शरीर झटके से हिल गया, लेकिन उसने बक्से से हाथ नहीं हटाया। अगर उसने अब हाथ हटाया तो प्रक्रिया रद्द हो जाएगी और उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और उसके पास दोबारा शुरू करने का समय नहीं था। 2 सेकंड शेष। 2 और जल तत्व अपनी जगह पर पहुंच गए और उन्होंने अपने हमले शुरू कर दिए। नीतीश ने अपनी अबिसल ब्लेड का उपयोग करते हुए पैरी कौशल सक्रिय किया। एक धात्विक खनखनाहट के साथ उसने एक घातक आइस एरो को रोक दिया, लेकिन दूसरे हमले ने उसे फिर से मारा। -89। नीतीश की एचपी अब खतरनाक रूप से कम हो गई थी। उसका हेल्थ बार लाल रंग में चमक रहा था। 1 सेकंड शेष। अब 5 जल तत्व वहां मौजूद थे। वे सभी एक साथ हमला करने के लिए तैयार थे। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। 0 सेकंड। क्लिक! बक्सा खुलने की आवाज आई। नीतीश ने बिना अंदर देखे अपना हाथ बक्से में डाला और जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसे पकड़ लिया। एक ठंडी और भारी धातु का स्पर्श उसकी उंगलियों को महसूस हुआ। सिस्टम, आपने दार्शनिक पत्थर प्राप्त किया है। जैसे ही यह सूचना उसके कानों में गूंजी, नीतीश के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसी क्षण 5 आइस एरो और वाटर बॉल एक साथ उसके शरीर से टकराए। -90, -87, -150, क्रिटिकल, -88। नीतीश की एचपी शून्य हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। रेड लीफ टाउन, पुनर्जन्म बिंदु। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ नीतीश का शरीर पुनर्जन्म बिंदु पर प्रकट हुआ। शहर में चहल पहल थी। खिलाड़ी अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस युवक ने अभी अभी क्या हासिल किया है। अरे देखो, क्या वो विशेषज्ञ नहीं है? वो मर गया। हाँ, लगता है उसने किसी उच्च स्तर के राक्षस से पंगा ले लिया होगा। लेवल 2 पर मरना बहुत दर्दनाक होता है। आसपास के कुछ खिलाड़ी नीतीश को पहचान गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। लेवल कम होने का मतलब था घंटों की मेहनत का बर्बाद होना। लेकिन नीतीश के चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं था। इसके विपरीत वो पागलों की तरह हंस रहा था। हा, आखिरकार ये मेरे पास है। नीतीश ने तुरंत अपना बैग खोला। वहां एक कोने में एक मुट्ठी के आकार का गहरा लाल पत्थर पड़ा था। उस पत्थर के अंदर खून जैसा लाल तरल घूम रहा था, जो देखने में बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत लग रहा था। दार्शनिक पत्थर, महाकाव्य रैंक। ये कीमिया की एक पवित्र वस्तु है। किंवदंतियों के अनुसार इसके पास पदार्थ को बदलने और जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति है। 1, कीमिया सफलता दर +30% बढ़ जाती है। 2, इसका उपयोग आयरन को मिथ्रिल या गोल्ड में बदलने के लिए किया जा सकता है। कूल डाउन 1 दिन। 3, सील बंद, खिलाड़ी के लेवल 50 तक पहुंचने के बाद अनलॉक होगा। ये सचमुच दार्शनिक पत्थर था। हालांकि ये केवल एक टुकड़ा या अधूरा संस्करण हो सकता था, क्योंकि ये दिव्य रैंक का नहीं था। लेकिन खेल के इस चरण में एपिक रैंक की वस्तु किसी भगवान के हथियार से कम नहीं थी। 1 लेवल का नुकसान, ये पत्थर 100 लेवल के नुकसान के बराबर भी कीमती है। नीतीश ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी स्थिति जांची। उसका अनुभव, एक्सपीरियंस गिरकर लेवल 2 के 20% पर आ गया था। लेवल 3 अब दूर लग रहा था और लेवल 4 तो और भी दूर, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। दार्शनिक पत्थर के साथ नीतीश के पास अब असीमित धन कमाने का रास्ता था। वो अब केवल एक तलवारबाज नहीं था, वो अब गॉड डोमेन का सबसे अमीर खिलाड़ी बनने की राह पर था। अब मुझे कीमिया, एल्केमी सीखने की जरूरत है। नीतीश ने योजना बनाई। रेड लीफ टाउन में एक कीमिया गिल्ड था। वहां से वो कीमिया का हुनर सीख सकता था। आमतौर पर खिलाड़ी लड़ाकू कौशल पर ध्यान केंद्रित करते थे और लाइफ स्किल्स को नजरअंदाज करते थे। लेकिन नीतीश जानता था कि असली ताकत पैसे और संसाधनों में है। नीतीश भीड़ से निकलता हुआ कीमिया गिल्ड की ओर बढ़ा। उसके कदम हवा में तैर रहे थे। आज का दिन उसके लिए सबसे बड़ा दिन था। लेकिन जैसे ही वो बैंक के पास से गुजरा, उसे याद आया कि उसके पास अभी भी आर्कस मेडॉक्स का धातु का डिब्बा है। खजाने का नक्शा तो बस एक हिस्सा था, क्या उस डिब्बे में कुछ और भी था? नीतीश ने रुककर अपनी इन्वेंट्री फिर से जांची। उसने देखा कि दार्शनिक पत्थर के नीचे धातु के डिब्बे में एक और छोटी सी जगह थी, जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी। गुप्त खजाने की चाबी। विवरण, ये चाबी डेथली फॉरेस्ट के भीतर छिपे हुए एक गुप्त दरवाजे को खोलती है। नीतीश की आंखें फैल गईं। डेथली फॉरेस्ट, क्या आर्कस मेडॉक्स का संबंध डेथली फॉरेस्ट से भी था? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जेंटल स्नो, सौम्य हिम और उसकी टीम अभी डेथली फॉरेस्ट को साफ करने की योजना बना रही थी। अगर वहां कोई गुप्त खजाना था तो नीतीश को उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि उसके पास अब दार्शनिक पत्थर था। पहले कीमिया, फिर पैसा और फिर डेथली फॉरेस्ट का राज। नीतीश ने अपनी प्राथमिकताएं तय की और कीमिया हॉल के दरवाजे में प्रवेश किया।
नीतीश कीमिया गिल्ड के हॉल में दाखिल हुआ। वहां का माहौल शांत और रहस्यमयी था। चारों तरफ जड़ी बूटियों की गंध और रसायनों के उबलने की हल्की आवाजें आ रही थीं। यहाँ ज्यादातर खिलाड़ी या तो औषधि बना रहे थे या नई रेसिपी सीखने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश सीधे रिसेप्शन पर गया। वहां एक बूढ़ा एनपीसी मास्टर एल्केमिस्ट बैठा हुआ था। स्वागत है युवा साहसी, मास्टर एल्केमिस्ट ने अपनी मोटी चश्मे के पीछे से झांकते हुए कहा। क्या आप कीमिया की कला सीखना चाहते हैं? जी हाँ मास्टर, नीतीश ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। कीमिया एक कठिन मार्ग है। इसके लिए धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं, नीतीश ने दृढ़ता से कहा। मास्टर ने उसे एक पुरानी किताब और कुछ बुनियादी उपकरण दिए। ये अपेरेंटिस एल्केमिस्ट बनने की शुरुआत है। इसके लिए आपको 2 चांदी के सिक्के चुकाने होंगे। नीतीश ने तुरंत भुगतान कर दिया। उसके पास अभी भी डेथली फॉरेस्ट से प्राप्त कुछ सिक्के बचे थे। सिस्टम, बधाई, आपने अपेरेंटिस एल्केमिस्ट का पेशा सीख लिया है। अब नीतीश आधिकारिक तौर पर एक कीमियागर बन गया था, लेकिन उसका असली खेल अब शुरू होने वाला था। नीतीश एक खाली कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ा। उसने अपने बैग से दार्शनिक पत्थर निकाला। जैसे ही लाल रंग का पत्थर बाहर आया, आसपास की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। हालांकि अन्य खिलाड़ी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नीतीश ने पत्थर को अपनी हथेली में रखा। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, उसने धीरे से कहा। उसने अपने बैग से कुछ लौह अयस्क निकाला। ये सबसे सस्ता और आम अयस्क था जिसे खिलाड़ी आसानी से माइन कर सकते थे। नीतीश ने दार्शनिक पत्थर को लौह अयस्क के ढेर के ऊपर रखा और अपनी मानसिक शक्ति को पत्थर पर केंद्रित किया। परिवर्तन, पत्थर के अंदर का लाल तरल तेजी से घूमने लगा। एक हल्का लाल प्रकाश निकला और लौह अयस्क को घेर लिया। सिस्टम, दार्शनिक पत्थर सक्रिय, लौह अयस्क को परिवर्तित किया जा रहा है। कुछ ही सेकंड में काले रंग का भद्दा लौह अयस्क चमकने लगा। उसका रंग बदलकर चांदी जैसा सफेद हो गया। सिस्टम, सफलता, आपने 20 लौह अयस्क को मिथ्रिल अयस्क में बदल दिया है। नीतीश की आंखें चमक उठीं। मिथ्रिल, ये लौह अयस्क से कई गुना अधिक कीमती था। इसका उपयोग उच्च स्तर के उपकरण बनाने में होता था और बाजार में इसकी भारी मांग थी। ये तो बस शुरुआत है, नीतीश ने सोचा। दार्शनिक पत्थर का असली जादू तो कुछ और है। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने लक्ष्य रखा हार्ट स्टोन को। ये पत्थर आमतौर पर बेकार माने जाते थे और खिलाड़ी इन्हें फेंक देते थे। नीतीश ने दार्शनिक पत्थर का उपयोग किया। परिवर्तन, हार्ट स्टोन का ढेर कांपने लगा। लाल रोशनी ने उन्हें ढक लिया और जब रोशनी हटी तो वहां न तो पत्थर थे और न ही मिथ्रिल। वहां फ्लैश स्टोन पड़े थे। फ्लैश स्टोन, ये एक दुर्लभ सामग्री थी जिसका उपयोग हथियारों को तेज करने और उन्हें विशेष गुण देने के लिए किया जाता था। इसकी कीमत हार्ट स्टोन से 100 गुना ज्यादा थी। नीतीश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अब मैं बाजार पर राज करूंगा। अगले कुछ घंटों तक नीतीश लगातार परिवर्तन करता रहा। उसका बैग अब कीमती धातुओं और पत्थरों से भर गया था। तभी उसकी संचार प्रणाली बीप करने लगी। संदेश, जेंटल स्नो, नीतीश, हम डेथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम आ रहे हो? नीतीश ने संदेश पढ़ा और समय देखा। वो इतना व्यस्त हो गया था कि समय का पता ही नहीं चला। ओह, डेथली फॉरेस्ट और वो गुप्त खजाने की चाबी। नीतीश ने अपना सामान समेटा और कीमिया गिल्ड से बाहर निकल गया। अब वो पहले वाला गरीब तलवारबाज नहीं था। अब उसकी जेब में ऐसी सामग्री थी जिससे वो पूरे गिल्ड को खरीद सकता था। लेकिन पहले उसे डेथली फॉरेस्ट का राज सुलझाना था। डेथली फॉरेस्ट का प्रवेश द्वार। जब नीतीश वहां पहुंचा तो जेंटल स्नो और उसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। उनके साथ जाओ यूरू भी थी, जो अभी भी नीतीश को संदेश भरी नजरों से देख रही थी। तुम देर से आए, जाओ यूरू ने ताना मारा। माफ करना, कुछ जरूरी काम में फंस गया था, नीतीश ने लापरवाही से कहा। जेंटल स्नो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि नीतीश के उपकरण वही पुराने थे, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कुछ बदलाव आया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ठीक है, चलो चलते हैं, हमारे पास समय कम है, जेंटल स्नो ने आदेश दिया। पूरी टीम डेथली फॉरेस्ट के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वे अंदर गए, नीतीश की नजरों ने जंगल के नक्शे को स्कैन करना शुरू कर दिया। उसे याद था कि गुप्त खजाने की चाबी का उपयोग कहाँ करना है। वो जगह आम रास्ते से हटकर थी, एक ऐसी जगह जहाँ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता था।
क्या नीतीश टीम से अलग होकर गुप्त खजाने की खोज में जाएगा या वो जेंटल स्नो के साथ रहकर डंजन को साफ करेगा? और क्या उस गुप्त खजाने में दार्शनिक पत्थर से भी बड़ा कोई राज छिपा है?